हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये बच्चों 50 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देख लेना तो आपको वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर में आपको मिलने वाले हैं। अगर बच्चों आपको 7 मार्च को बोर्ड एग्जाम देने जाना है और आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में हमें केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, तो आपको करना क्या है? अगर आपको पूरा स्कोर करना है, अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, 60 प्लस स्कोर अगर आपको करना है, ठीक है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? उसके जो भी टॉपिक हैं उसके हर एक टॉपिक पर क्या करना पड़ेगा? आपका हर टॉपिक जो होगा उस पर आपको कमांड कसनी पड़ेगी। आपको हर एक टॉपिक तैयार होना चाहिए। अब वो टॉपिक चाहे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ही क्यों ना आता हो भाई, अगर वो 1 नंबर का भी टॉपिक आता है तो उस टॉपिक पर भी आपको अपनी कमांड रखनी होगी, आपको अपनी पकड़ बनानी होगी, तभी आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आपका जो केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 आते हैं। तो आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, मान लीजिए 5 नंबर पर क्या होता है आपका 12th में क्या होता है बच्चों? 1% बन जाता है। क्या बनता है? 1% बन जाता है 5 नंबर पर। तो अगर 5 नंबर के आगे तो भी 1% हो जाएगा, 4 के आगे मान लीजिए, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी आए, और आपको ऐसा होता है अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अगर आपको उनके आंसर पता है तो कभी कभी क्या होता है उन्हीं से आपको अति लघुत्तरी भी फंस जाते हैं। होता नहीं, अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो किसी ना किसी चैप्टर के ही पढ़ोगे, और जो लॉन्ग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न बनेंगे वो भी किसी ना किसी चैप्टर से ही बनेंगे। तो आपको वहां पर क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए हम 50 जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है जिसमें हमें एक न्यूमेरिकल टाइप्स का है, ठीक है। तो इससे आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर आप न्यूमेरिकल भी समझ सकते हो। देखिए 90 ग्राम जल में, हमारा 90 ग्राम जल है, उसमें 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज हमें निकालना है। मोल प्रभाज कितना होगा? इतने ग्राम हमारा जल है, इतने ग्राम हमारा ग्लूकोज है, तो इसका मोल प्रभाज आपको निकालना। देखिए अब आपको क्या होना चाहिए? आपको मोल प्रभाज निकालना पता होना चाहिए। तो आइए हम इसका मोल प्रभाज निकालते हैं। देखिए बच्चों अगर हम बात करें ग्लूकोज के मोल प्रभाज की तो बच्चों जल होता है, देखिए जल का अणुभार कितना होता है? H2O जल का सूत्र होता है, इसका अणुभार कितना होता है? इसका आप अणुभार जब निकालोगे तो आ जाएगा 18। क्यों आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 हाइड्रोजन प्लस 2, एक ऑक्सीजन का बच्चों होता है 16। अब आप इनको जोड़ दीजिएगा कितना आता है? 18, ठीक है। अब हमें पहले जल के मोल निकालने, तो हम यहां पर लिखेंगे H2O के मोल। अब देखिए वहां पर आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपसे नहीं कहेगा कि आप सॉल्व करो, आपको सिर्फ विकल्प दिए गए उनमें आपको निशान लगाना है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे इसका सही आंसर? क्या आप साइड में सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर लिखा दीजिए, आप इसी क्वेश्चन के नीचे आप सॉल्व करके लिखिए आंसर, तो आपको 100% नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर तो कटते नहीं है। तो हम अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब हम निकालेंगे जल के मोल। जल के मोल का मतलब होता है जल का भार कितना दिया गया। अगर आप मोल निकालते हो भार बटे अणुभार, भार बटे क्या हो जाएगा बच्चों? अणुभार। अब बच्चों यहां पर भार कितना दिया गया? 90 ग्राम दिया गया, ठीक है। अब अणुभार कितना है? 18। 18 पंचे कितने होते हैं? 90, यानी कि जल के जो मोल आए हैं वो आएगा ये 5, ठीक है। इसी प्रकार ग्लूकोज के मोल निकालने पड़ेंगे। अब बच्चों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। देखिए कार्बन, एक कार्बन का कितना होता है? 12, और है कितने कार्बन? 6, तो 12 गुणे 6 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन कितने? 12 प्लस, एक ऑक्सीजन का 16 होता है कितने? 6। अब इनको बाद चिन्ह कितने हो जाएंगे? 72 प्लस 12 51 बच्चों 12 प्लस 16 96, ठीक है। आप इनको जोड़ दीजिए, 8 6 2 8 और 2 10 का 0, 9 1 10 और 7 17 1 18, यानी कि इसका कितना आ गया? 180 आ गया। यानी कि जो हमारा जो बच्चों जो हमारा ग्लूकोज है इसका जो भार कितना आ गया? भार तो हमें दिया गया, अणुभार आ गया, तो भार कितना दिया गया? 1.8 बटे अणुभार कितना है? 180 है। हटाया दशमलव, नीचे 0 बढ़ा दिया, अब 18 बचे। अब इनको भाग करिए, 18 0 0 दशमलव 0 0 1, 1 मिनट दशमलव 001 दशमलव 00 नहीं बच्चों, 0.001 नहीं, 0.01 आएगा, ठीक है। तो इतना आ गया। आप इसको देखिए, 1 दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, ऊपर मान लीजिए यहाँ 1, तो 0 दशमलव इसका हो गया 0.0, हाँ सही है, ये वाला आ जाएगा। तो हमारे बच्चों जल के जो ग्लूकोज है इसके मोल प्रभाज इतने आ गए। अब हमें मोल आ गया, अब मोल प्रभाज निकालने हैं। हमें निकालना है C2 C6
H12O6 के मोल प्रभाज बच्चों, क्या है? मोल प्रभाज। ठीक है, अब मोल प्रभाज निकालिए। देखिए अब हमें क्या होता है, देखिए ग्लूकोज को मान लेते हैं कैपिटल एन से, होता है क्या? Na अपॉन होता है Na प्लस NV। यहाँ पर क्या होता है, जिसके निकालने उसके मोल, फिर आपके कुल मोल, यानी कि दोनों के मोल। ठीक है, हमें यहाँ पर निकालने किसके? ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज के मोल कितने आएगा? 0.01 है। अपोन में क्या हो जाएगा? देखिए 0.01 पहले हमने ग्लूकोज के लिख लिए, प्लस हमारे जल के मोल कितने आए हैं? 5 आए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? 0.01 अपोन में क्या हो जाएगा? 5.01 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसको भाग कर देना। दो संख्या के बाद दशमलव इधर है, दो संख्या के बाद उधर है, यानी कि 1/501 बचा। अब आप इसको भाग करिएगा। जब आप इसको भाग कर देंगे, जब आप इस एक से इसको जब भाग करोगे, जब बच्चों इसको आप भाग दोगे ना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.00199, इतना आ जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर भाग करके देख लेना। ठीक, अब हमें जिस ऑप्शन में इतना आंसर दिया रहेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर पहले ऑप्शन में टिक क्या लगा है? 0.0019 आपका दिया गया। तो आपको यहाँ पर हमने बता दिया कैसे आया, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते अगर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन में मैंने आपको जो इनके टिक्स हैं वो लगा दिए ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। मैंने न्यूमेरिकल था इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करके बताया। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? शुद्ध जल की आप जब मोलरता निकालोगे ना तो आपका 55.56 आ जाएगा, क्योंकि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्यादातर पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? देखिए आपको इनमें से बताना है कौन सा एक अणुसंख्य गुणधर्म है, वो आपका परासरण दाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? देखिए जो अगर आपको इनमें से कौन सा भौतिक गुण जो है, विलयन का कौन सा भौतिक गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, वो आपका पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? इसमें आपको इनके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना रहता है। तो 1% CaCl2 का जो जलीय विलयन होगा उसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, सबसे सर्वाधिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी की गणना की जा सकती है? किस सूत्र के द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी गणना की, केवी जो होता है इसकी गणना की जा सकती है? ठीक है, तो आपको सूत्र पता है, वो वाला सूत्र है m इंटू टीवी इंटू कैपिटल W 1000 अपॉन स्मॉल w। ठीक है, कभी कभी आपको डेल्टा टीवी भी दिखाई देता है। ठीक है, तो केवी इसका अंदर आ जाता है। ठीक, तो आपको ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, समझिए, और सूत्र तो आपको याद ही होगा अगर आपने अच्छे से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की। अगर आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपके न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में तैयार नहीं है बच्चों, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, हम आपको न्यूमेरिकल की एक मैराथन क्लास लगवा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा? इनमें से आपको बताना है किसका जो परासरण दाब वो सबसे कम होगा, तो वो आपकी है स्वर्ण संख्या। ठीक है, स्वर्ण विलयन। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका है? सर्वाधिक परासरण दाब किसका है? ए वाला आपका सही है, 1 मोल NH4 का होल टॉइज PO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घोला गया तो विलयन की मोलरता बताएं। देखिए 8 ग्राम NaOH है, 450 ml विलयन में घोला गया है तो विलयन की मोलरता। देखिए आपको NaOH का अणुभार आपको निकालना है ना। ठीक है, अणुभार निकाल के आपको इसके भाग करके इसका मोल निकाल लेना। फिर आपको यहाँ पर ये दिया गया यानी कि इसका ई का मान, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ए बी का मान दिया गया, इसको आयतन दिया गया ml में, आप इसको 1000 से भाग कर देना, लीटर में चेंज करके आप इसका आंसर निकाल लेना। आपका आंसर आ जाएगा 0.444 मोल। ठीक है, समझ गए। निम्नलिखित में से निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, और अगर आप नहीं इसको सॉल्व कर पाते हो तो मैं आपको न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस करवाऊंगा उनमें सारे न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? देखिए 180 ग्राम जल है, इसमें जल के कितने मोल होंगे इसको आप सॉल्व करना अगर चाहें तो एक छोटा सा है, मैं आपको 1 मिनट में सॉल्व करके बता दे रहा हूं। देखिए कि क्या कहा जा रहा है, 180 ग्राम जल है, यानी कि यहाँ पर W का मान दिया गया 180 ग्राम भार दिया गया, अपोन में अणुभार मैंने आपको पीछे बता चुके हैं 180 है, 18 था, 18.180 यानी कि 10 मोल, ऐसे इसका आंसर सही आया 10 मोल। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल था। अगला देखिए, 4 क्षार धातुएं A, B, C और D के मानक अपचयन विभव क्रमशः, देखिए यहाँ पर अपचयन विभव की बात की जा रही है। ठीक है, अपचयन विभव क्रमशः -3.05 कामा
1.66 कामा माइनस 0.40 तथा 0.80 वोल्ट है। इनमें के प्रबलतम अपचायक क्या? देखिए प्रबलतम अपचायक की बात कर रहा है। देखिए प्रबलतम अपचायक और प्रबलतम आक्सीकारक दो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे यानी कि प्रबलतम अपचायक कौन है और प्रबलतम जो है आक्सीकारक कौन है, ठीक है। तो इसमें प्रबलतम अपचायक वो होता है जो सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, जो भी जितना सबसे ज्यादा निगेटिव होगा वही प्रबलतम। तो इसमें देखिए सबसे पहले ए दिया गया तो सबसे ज्यादा निगेटिव यही है, ठीक है, बाद बाकी कम है। ये तो पॉजिटिव है, इसको तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। AVC और A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना दिया गया, ठीक है। इनकी अपचयन शक्ति देखिए, इस पर भी हमके अपचयन शक्ति पूछी जा रही है, ठीक है। अपचयन शक्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखिए सबसे ज्यादा माइनस कौन है? ए वाला है, फिर इससे ज्यादा ए वाला है, ये तो पॉजिटिव है तो बाद में जाएगा, यानी कि ए सबसे बाद में, सी सबसे पहले, बी बीच में। तो देखिए यहाँ पर सी सबसे पहले हो गया, बी बीच में हो गया, ए सबसे बाद में होगा, तो हमारा चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? देखिए हमें अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इनमें से कौन सा सूत्र सही है? T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A0, यही शून्य कोटि के लिए सही होता है, ठीक है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, देखिए जो वेग स्थिरांक होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता घटता ऐसे कोई ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको पता है कि वेग स्थिरांक अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप के बढ़ाने के साथ साथ वेग स्थिरांक का जो मान है वो भी हमारा बढ़ता चला जाएगा, आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से इसको समझिए। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? K इक्वल टू कौन सा हम सूत्र लगाते हैं? इस पर हमें न्यूमेरिकल भी लगाने रहेंगे, हम आपको न्यूमेरिकल भी लगवा देंगे, ठीक। इसमें आपका वेग स्थिरांक K इक्वल टू होता है 2.303/T log 10a/a-x, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, समय पूछ देता, समय इधर देता था और K हमारा नीचे हो जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अर्धायुकाल संभवतः होता है। देखिए इसमें अर्धायुकाल में क्या संबंध है, ठीक। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके वेग स्थिरांक का जो अर्धायुकाल होता है तथा उसमें क्या संबंध है, यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका वेग स्थिरांक क्या है और अर्धायुकाल में जो संबंध होता है वो क्या होता है? तो वो होता है बच्चों K इक्वल टू होता है 0.693/2/T½ इस सूत्र पर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, क्योंकि रासायनिक बलगति से और रासायनिक बलगति से अच्छे खासे न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा हुआ जो समय होता है T½ वो क्या होता है? देखिए उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता, गलत है। उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत। उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, ये बात सही है। यानी कि अर्धायुकाल जो होता है प्रारंभिक अभिक्रिया, कोई भी कोटि की अभिक्रिया उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? देखिए आपको यहाँ पर देखिए अर्धायुकाल यानी कि 60 सेकंड T½ दिया गया, इसका वेग स्थिरांक आप इस वाले सूत्र में मान रखना, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया? सेकंड है, यानी कि T½ का मान दिया गया, आप इस वाले जो मान यहाँ पर 400 दिया गया, 0.693 से आप इसको भाग कर देना और आपका आंसर आ जाएगा 1.73 गुणा 10⁻³ सेकंड इनवर्स। आप इसको हल कर लेना, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, जो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो K का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, उसके वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो आपकी सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है। प्रथम कोटि की बात की जा रही है। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व कौन सा? देखिए इसमें आपको अभी ये जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर कब दे सकते हैं? जब आपको डी ब्लॉक अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने डी ब्लॉक नहीं पता तो आप तुक्का ही लगा सकते हो, ठीक है। तो 4D श्रेणी का तत्व कौन सा है? B47 है, जिसका परमाणु क्रमांक 47, ठीक। रंगीन आयन, जो रंगीन आयन होते हैं इनका निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। यौगिक में क्या विद्यमान होते हैं? जो रंगीन होते हैं यौगिक, उनमें डी ब्लॉक के तत्वों को रंगीन आयन बनाने की क्षमता होती है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये बच्चों एक हमारी ये जो एक कंपाउंड दिया गया CO, EN का मतलब होता है एथेन, ठीक है। EN का होल्टो है Cl2 जो है, और बाहर Cl में CO की समन्वय संख्या मैंने आपको निकालना बताया था। आप जब इसकी समन्वय संख्या निकालोगे तो 6 आ जाएगी। कौन सा आयन अमोनिया के साथ एमीन संकुलन यानी कि एमीन संकुल नहीं बनाता? इनमें से आपका कौन सा एक आयन ऐसा है जो अमोनिया के एमीन के साथ अपक्रिया करके एमीन संकुल नहीं बनाता? तो वो आपका Al एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव है, ठीक है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है बच्चों, हेलोफार्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। देखिए हेलोफार्म होता है किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, तो आपको पता होना चाहिए वो मेथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया यानी कि C6H6 है Cl2 प्रकाश का उपस्थित दिए गए और उत्पाद बनाया गया, तो इसमें कौन सा उत्पाद बनेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर प्रकाश की उपस्थित नहीं होता तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता। ठीक है, अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती तो क्लोरोबेंजीन बन जाता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति है, या फिर आपको HNu भी दे सकता है, HNu सिंबल बना के दे सकता है। तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा सूर्य की उपस्थिति के कारण C6H6 और हमारा Cl6 बनेगा। ठीक है, अगला है क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर कौन सी गैस बनाती है। इसीलिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया जाता है कि क्लोरोफार्म को सदैव खुली बोतल यानी कि रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें वो अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो एक जहरीली गैस फास्फीन गैस बना लेती है, फास्फीन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है, क्लोरोफार्म जो होते हैं इनका कहाँ पर प्रयोग होता है। कीटनाशक के रूप में, फफूंदी नाशक के रूप में इसका जो प्रयोग होता है बच्चों, औद्योगिक विलायक के रूप में कि जो हमारा क्लोरोफार्म होता है इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम, जो हमारा ग्लूकोज होता है अगर हमें उसको एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करना है तो इसके लिए हमें जाइमेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ल्यूकास अभिक्रमक के जो हमारा ल्यूकास अभिक्रमक होता है उसके प्रयोग से क्या पहचाना जाता है, किसकी पहचान की जा सकती है। तो ल्यूकास अभिक्रमक से अल्कोहल को पहचान की जा सकती है, अल्कोहल को पहचाना जाता है। समझ में आ गया। निम्न में से कौन सा यौगिक काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता है। देखिए इनमें से आपको बताना है कौन सा यौगिक ऐसा है जो हमारी काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देगा, तो वो हो जाएगा आपका स्टैल्डिहाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों CH3 CH2 CHO जो होगा वो हमारी एक काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता, याद रखना। ठीक है, सूत्र जो दिया गया ये हमारा दिया गया C4NH8 HA11N में कितने एमीन संभव है। देखिए कितने एमीन संभव है, 4 कार्बन है तो 4 ही एमीन हमारे संभव हो जाएंगे, जितने कार्बन होंगे उतने ही एमीन संभव हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब बच्चों एक अभिक्रिया दी गई RNH2 CH क्लोरोफार्म प्लस KOH एल्कोहल होना चाहिए, NC बनता है, KCl बनता है और H2 होता है। अगर आपने कार्बिल एमीन अभिक्रिया को ध्यान से पढ़ा होगा, यहाँ पर हम रखते थे 6,6H5NH2, तो हमारी यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता था, यहाँ पर हम एनिलीन लेते थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारी कौन सी थी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मैं आपको नेम रिएक्शंस की जल्द ही प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रमक है। अगर हमें एमाइडो से एमीन बनाना है तो हम कौन सा अभिक्रमक की प्रयोग यानी कि कौन सा अभिक्रमक है जिसका प्रयोग करेंगे, तो हम Br2/KOH का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है फ्रक्टोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल जो है कहलाता है। देखिए कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है। समझ में आ गया, कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसमें भी नहीं पचता है। तो बच्चों स्टार्च, ग्लूकोज ग्लाइकोजन वगैरह सारे जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पच जाते हैं। सेलुलोज नहीं पचता है क्योंकि सेलुलोज जो होता है ये आपका जो घास वगैरह होती है, प्लांट्स होते हैं, इनमें सेलुलोज पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको पचाने के लिए हमारे अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है जानवरों के अंदर पाया जाता है, इसको पचाया जाता है। इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है फाइब्रोवेक्टर सरसिनोजेनस, ऐसे ही कोई बैक्टीरिया, हाँ ऐसे फाइब्रोवेक्टर सरसिनोजेनस बैक्टीरिया का नाम है जो सेलुलोज को पचाता है। ठीक है, अगला, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी। देखिए दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में बच्चों लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता। देखिए डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, तो यूरेसिल नहीं होता, क्योंकि बच्चों यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है। यूरेसिल जो होता है बच्चों वो आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है उसका क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है किसका, विटामिन सी का जो है वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड। देखिए इनमें से आपको बताना है मोनोसेकेराइड कौन सा है, डाइसेकेराइड कौन सा है, पॉलीसेकेराइड कौन सा है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें से आपका कौन सा मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही हमारे मोनोसेकेराइड है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं CH3NH2, जो भी NH2 वाले समूह होते हैं वो ज्यादातर प्राथमिक एमीन के जो समूह होते हैं वो हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों CH3, ये आपकी एक अभिक्रिया दी गई, इसका मुख्य उत्पाद क्या बनता है। देखिए अगर आपने मार्कोनी-काफ का नियम पढ़ा है तो आपको मैंने बताया था एक मुख्य उत्पाद बनता है, मुख्य उत्पाद वो होता है जिसमें 80% बनता है, तो ब्यूटीन 2 बनता है, वो इसका जो इसमें मुख्य उत्पाद बनेगा वो ब्यूटीन 2 बनेगा। हिंसबर्ग अभिक्रमक है। देखिए इनमें से आपको बताना है हिंसबर्ग अभिक्रमक कौन सा होता है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड जो होता है वो एक हिंसबर्ग अभिक्रमक होता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया कौन सी एमीन जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए यहाँ पर भी प्राथमिक एमीन है दोनों, ये वाली एमीन नहीं है, ये द्वितीयक एमीन है, ये हमारी जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगी। ठीक है,
फार्मेलिन जलीय विलेन है। फार्मेलिन जो जलीय विलेन होता है किसका विलेन होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड का जो विलेन होता है उसे फार्मेलिन का विलेन कहा जाता है। ठीक है, एक अभिक्रिया है RCOOH Br2 अपॉन के कार्बन टेट्राक्लोराइड के CCl4, इसमें जो बनता है RBr बनता है, क्या कहलाते हैं? देखिए आपने हुंस-डीकर अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसमें हम रखते थे सिल्वर एसीटेट, यहाँ पर रखते थे R के स्थान पर CH3 होता है, CH3COOH Br2 जुड़ता है और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस रहती थी, उपस्थित रहता था और हमारी मेथिल ब्रोमाइड और AgBr बनता था। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हुंस-डीकर अभिक्रिया है। मैं आप इन सारी रिएक्शंस को अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, इनके सभी रिएक्शंस की आपको प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। ठीक है, फास्जीन का सूत्र क्या होता है? POCl2 होता है। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन है? इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय आयन है? तो Ni डबल पॉजिटिव जो है वो अनुचुंबकीय आयन है। तो बच्चों ये थे टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम 2024 देने से पहले, क्योंकि आपका 7 मार्च को बोर्ड एग्जाम है, आपके पास 1 से 2 दिन का ही समय है। ऐसे में आपको वो सारे टॉपिक तैयार करके जाना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे तुरंत पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।